मैं धीरेन्द्र कुमार सिंह सभी प्रतियोगी छात्रों को मास्टर स्टडी चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सभी को सुप्रभात। और हम लोग अपनी तैयारी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हम लोग संस्कृत के पाठ पढ़ रहे थे, उसी में आज एक नया टॉपिक मैं आप सबके लोगों के सामने लेके आया हूं। मुझे पूर्ण उम्मीद है आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चला रहे होंगे, जिससे आप लोग परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से जीवन यापन कर सके। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए टॉपिक पर चलेंगे। संस्कृत कवि। संस्कृत के जो कवि हैं, संस्कृत कवियों के जो माता और पिता हैं, उन संस्कृत कवियों के माता पिता के नाम आपके टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये अति परीक्षा की नज़र से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग कॉपी और पेन लेकर के सब लोग बैठेंगे और एक एक पॉइंट को नोट करते जाएंगे। आइए चलते हैं अपनी जिंदगी की पड़ाव की ओर और अपने मुकाम की ओर। संस्कृत के कवियों के माता और पिता। सबसे पहला बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है संस्कृत के एक कवि हैं और बाणभट्ट की माता का नाम राजदेवी था और पिता का नाम चित्रभानु था। बाणभट्ट की माता का नाम राजदेवी और पिता का नाम चित्रभानु था। भवभूति। भवभूति की माता का नाम जातकर्णी और पिता का नाम नीलकंठ था। भारवी। भारवी की माता का नाम सुशीला और पिता का नाम श्रीधर था। माघ, जिसे कहते घंटा माघ, घंटा माघ इन्हें कहा जाता है। इनकी माता का नाम ब्राह्मी और पिता का नाम दत्तक था। और श्रीहर्ष। श्रीहर्ष की माता का नाम मामल्य देवी और पिता का नाम श्रीहीर था। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती और पिता का नाम प्रभाकर वर्धन। राजशेखर। राजशेखर की माता का नाम शीलवती और पिता का नाम दर्दुक। दर्दुक, इसे दुहिक भी कहा जा सकता है। अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम दुर्गा दत्त था। जयदेव। जयदेव की माता का नाम रामा देवी, इसे राधा देवी भी कहा जाता है। जयदेव की माता का नाम रामा देवी, राधा देवी भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। और इनके पिता का नाम भोजदेव। पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ की माता का नाम लक्ष्मी देवी और पिता का नाम पेरू भट्ट था। कल्हड़। कल्हड़, इनके पिता का नाम चंपक और आचार्य पाणी। आचार्य पाणी की माता का नाम दाक्षी और पिता का नाम पाणी। मम्मट। मम्मट जो कवि हैं, मम्मट की पिता का नाम जयट था, जयट। और आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ के पिता का नाम चंद्रशेखर। भर्तहरि। भर्तहरि की पिता का नाम गंधर्व सेन था। और अश्वघोष। अश्वघोष की माता का नाम सुवर्णाक्षी। अश्वघोष की माता का नाम सुवर्णाक्षी था। और पतंजलि। पतंजलि की माता का नाम गोणिका, ये माता थी इनकी। कालिदास। कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है, उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। और इनके पिता जो थे शारदानंद। शारदानंद इनके जो पिता, इनकी पत्नी के, विद्योत्मा के पिता थे, तो इनके ससुर थे। और विद्योत्मा के पिता है शारदानंद, अर्थात कालिदास के ससुर लगते हैं रिश्ते में और विद्योत्मा के पिता कहलाते हैं। जयदेव। जयदेव की माता का नाम सुमित्रा था। जयदेव की माता का नाम सुमित्रा और पिता का नाम महादेव। आचार्य दंडी जो पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है और इनकी माता का नाम गौरी। माता का नाम गौरी था और पिता का नाम वीर दत्त। वेद व्यास। वेद व्यास की माता का नाम सत्यवती। वेद व्यास की माता का नाम सत्यवती
इस प्रकार से संस्कृत के जो कवि हैं और आचार्य हैं, जो भी उनकी माताओं के नाम, पिता के नाम, परीक्षा की नज़र को अगर देखा जाए तो परीक्षा में क्या होता है कि सभी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेटा ये प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, लेकिन ज्यादातर माता के नाम पूछता है, कभी कभी पिता का भी नाम पूछ लेता है। इसलिए आप माता और पिता दोनों का नाम पढ़ेंगे। और कालिदास, कालिदास आप जानते हैं उपमा के लिए प्रसिद्ध है। इनके लिए कहा गया उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे त्रयो गुण। जो माघ कवि हैं उनमें 3 गुण हैं, उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। माघ तीनों के लिए प्रसिद्ध है। उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है और अर्थ गौरव के लिए भारव प्रसिद्ध है और दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। और माघे त्रयो गुण, माघ जो है वो उपमा, अर्थ गौरव और अर्थ गौरव के बाद वो आपका पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, उसको आप लोग याद कर लेंगे। उस दिन मैं लिखाया था पिछले वीडियो में, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे त्रयो गुण। इस प्रकार से आप लोग सभी कवियों की माता और पिता के नाम को याद कर लेंगे और कॉपी पेन लेकर के आप लोग लिख लेंगे, और जिससे बाद में आपका रिवीजन होता रहे। और जो भी आपकी परीक्षा मई में लगी हुई है 14-15 मई को, और उस 14-15 मई को आपको भगवान सफलता दे। और जो पीजीटी के छात्र हैं, जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी है। और जून में लगा हुआ है, 20-21 जून को पेपर लगा हुआ है। तो दोनों का सिलेबस देखा जाए पूरा जितना सेम ही है। और उसमें कुछ पीजीटी में कोई एक अदर टॉपिक तो अलग आ जाता है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र आ जाता है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है टीजीटी से। वरना हिंदी से जो प्रतियोगी छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी छात्राएं कर रही हैं, जो भी माता पिता, जो भी बहुत के माता पिता भी कर रहे होंगे, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग एक एक पॉइंट सभी चीज नोट करेंगे। दोनों का सिलेबस सेम है, बस ये होता है कि क्वेश्चन में उतार चढ़ाव होता है। टीजीटी से थोड़ा पीजीटी हाई हो जाता है, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि टीजीटी का हाई हो जाता है, पीजीटी लो हो जाता है। क्योंकि टीजीटी में आपकी इंटरव्यू नहीं है, रिटन बेस पर आपका ज्वाइनिंग होगी, आपकी नौकरी मिलेगी। अब पीजीटी में क्या है, आप रिटन देंगे, इसके बाद इंटरव्यू देंगे, तो इंटरव्यू में छांटने के चांस होते हैं। इसलिए उसमें पेपर कभी लो भी कर सकता है, लेकिन आप कभी लो मत लेके चलिएगा, क्योंकि एक एक नंबर, एक एक पॉइंट आपकी ज़िंदगी को बना सकता है और आपकी ज़िंदगी को सुधार सकता है। इसलिए बहुत अच्छे से एक एक तरीके से हर तरह से जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। मैं बार बार कहता हूं, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं संस्कृत का पार्ट और हिंदी की व्याकरण मैं आपको देने की कोशिश करूंगा एक एक वीडियो के माध्यम से। आप लोग मेरा साथ दीजिए। साथ आप मेरा देंगे कैसे कि मैं, आप मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। आप इतना करिए, मैं आपको एक एक वीडियो देता रहूँगा। क्योंकि मैं अभी एक टीचर हूँ, एक प्राइवेट टीचर संस्था में मैं लेक्चरर हूँ, और मैं भी आपकी तरह एक प्रतियोगी छात्र भी हूँ। तो जो भी मेरे पास मटेरियल है मैं तैयारी कर रहा हूँ, और एक एक मटेरियल हर चीज़ मेरे पास लिखा रखा है, और उसी को मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आपकी तैयारी को बरकरार रखें। आपके बीच का मैं भी हूँ, और आप बहुत से लोग हैं जो मुझसे सीनियर होंगे, मुझसे बड़े होंगे, मुझसे बड़ी और बड़ी बड़ी संस्थाओं में पढ़ते होंगे, वहाँ सारी सुविधाएं होंगी, डिजिटल बोर्ड होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन आप देखे होंगे, मेरे 2-4 वीडियो देखे होंगे, क्या किसी से मेरे जो मैं पढ़ाया हुआ किसी से कोई कम नहीं है। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि किसी से बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता तो किसी से खराब भी नहीं पढ़ाता हूँ। ये मेरा आपसे वादा है। किसी से बहुत अच्छा नहीं पढ़ा सकता तो किसी से बहुत खराब भी नहीं पढ़ा सकता। बस आपका साथ चाहिए और एक एक पॉइंट नोट करते रहिए। क्योंकि ये मत सोचिए कि अगली वैकेंसी आएगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ
और आप भी चाहते होंगे कि इसी परीक्षा में हमारा सिलेक्शन हो जाए और ईश्वर करे आप सभी का सिलेक्शन हो, आपके चेहरे पर, आपके माता पिता के चेहरे पर खुशियां आए और अपना जीवन अपन अच्छे से करें। यहीं पर मैं इस क्लास को समाप्त करता हूं। इसके बाद मैं संस्कृत का एक पार्ट एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं, एक बात, कभी मेरा वीडियो इधर कभी उधर टाइम इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन अब मैं सुधार करने जा रहा हूँ, थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक टाइम में आपको वीडियो देने की कोशिश करूँ। सुबह मैं आपको वीडियो दे दूं, 8 बजे से पहले वीडियो दे दूं, तो जो प्रतियोगी छात्र हैं, बहुत से बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो 4 बजे 3 बजे उठ जाते होंगे, तो आराम से वो पढ़ सके, अपना नहा धोकर खाना खा करके नाश्ता कर करके और पढ़ाई में बैठ जाइए। अगर आज आपने कम से कम 8 घंटे मेहनत नहीं की तो फिर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब फिर आप ये मत सोचिए, घंटों से कुछ नहीं होता कि हम 14 घंटा पढ़ लें, 10 घंटा पढ़ लें, 12 घंटा पढ़ लें, दिखावटी करने से कुछ नहीं। मैं कहता हूं आप कुछ नहीं, आप 6 घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलरिटी बना के पढ़िए। रेगुलरिटी बहुत बड़ी चीज है, पर डे पढ़ना बहुत बड़ी चीज है। और आपको पढ़ने में और आपका टाइम टेबल बनाने में मुश्किल मुश्किल 10 दिन 15 दिन एडजस्ट करने में लगता है। अब फिर जब आपको मजा आने लगेगा पढ़ने में ना, आपको एक नशा हो जाएगा। ऐसा लगता है कि आज मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुझे ऐसा लगता कुछ ऐसा काम मेरा छूट रहा है। अगर जो पढ़ाई के दीवाने हो जाएंगे तो आप अगर एक दिन नहीं पढ़ेंगे ना, लगेगा आज मेरा कुछ खोया हुआ है। पढ़ाई को अपनी जिंदगी का, अपने शरीर का एक हिस्सा बना लीजिए। जैसे आज वर्तमान युग में आज के विद्यार्थी, आज के बच्चे, आज की बच्चियां मोबाइल को अपनी जिंदगी के एक हिस्सा बना चुके हैं। जल्दी किसी का मोबाइल बाहर जाते होंगे तो जल्दी किसी से मोबाइल नहीं छूटता होगा। अगर छूट जाता होगा घर में किसी कारण बस, तो लगता कि मेरा कुछ खोया हुआ है, कुछ गायब है। तो कभी ये क्यों नहीं सोचते कि आज मैंने नहीं पढ़ा है, मेरा कुछ गायब हो गया, मेरा कुछ खो गया। इसलिए कहता हूं अपना जिंदगी के एक हिस्सा बनाइए, आप पढ़ाई को अपने शरीर का एक अंग बनाइए। जिस दिन ना पढ़ें ऐसा लगे कि मेरे शरीर का कोई एक अंग मुझे शरीर से बाहर हो गया है। पढ़ाई को एक अपने शरीर के एक हिस्सा बना लीजिए और जिस दिन ये कर लेंगे तो पढ़ने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि शिक्षा के द्वारा, शिक्षा ही वो हथियार है जिसके द्वारा हम समाज में इज्जत पा सकते हैं और अपने लोगों को जो आपसे बहुत से ईर्ष्या करते होंगे उनको आप हरा सकते हैं, परास्त कर सकते हैं। यही एक हथियार है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि शिक्षा साहित्य और शक्ति है जो बम, बारूद, तोप से कम नहीं होती। वास्तव में अगर जिस दिन ये हथियार आपके पास आ गया, और इससे बड़ा कोई हथियार नहीं बना शिक्षा के। जो बच्चे आज किताबों में सिर झुकाएंगे उन्हीं के सिर उठे रहेंगे, वरना जिंदगी में सिर झुकाना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई बहुत अच्छे करिए। लास्ट में कहता हूं कि पढ़ लो अगर तुम तो, समझिएगा इस बात को, पढ़ लो अगर तुम तो जीने का कुछ सामान हो जाए, जिंदगी की सारी मुश्किलें खुद ब खुद आसान हो जाएं। पढ़ाई करो तुम मास्टर स्टडी में, ऐसी कोई तमन्ना नहीं मेरी, आए तो मेरी जिंदगी का अरमान पूरा ना हुआ। और चाहता हूं या खुदा आपका अरमान पूरा हो जाए। बस आप पढ़ाई करें, आप मेरे देश के हैं, मेरे प्रदेश के हैं, बस यही चाहता हूं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, कहीं से भी पढ़ाई करें। और अगर मेरा अच्छा लगता है, एक एक वीडियो अगर मेरी आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि परीक्षा की नज़र से ये अति महत्वपूर्ण है, तो आप स्वागत है, मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक एक वीडियो के माध्यम से। और आपका साथ रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो बहुत जल्दी मैं भी आपके सामने, आप लोग कहेंगे तो कमेंट्स के माध्यम से, मैं देख रहा हूं कोई बच्चा जल्दी कमेंट्स नहीं करता है, कमेंट्स के माध्यम अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लाइव क्लास देना शुरू कर दूंगा। यहीं से मैं अपनी आज क्लास समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।